Welcome to TechCS Engineering. Hello students. Here I am Himanshi Agrawal. Here I am explaining nested if statement with program in C, C++, C has Java, Python programming language. आपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ का सिंटैक्स क्या है, नेस्टेड इफ वर्क कैसे करता है, ये आपने देखा है ना। नेस्टेड इफ का सिंटैक्स वर्क कैसे करता है, लेकिन आज आप इस सिंटैक्स को ही इस प्रोग्राम में आप कॉल करने वाले हैं और उस सिंटैक्स को आप समझने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियोस किस किस के ऊपर आ चुकी हैं। देन फिर हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ वगैरह क्या होता है। उसके बाद इफ एल्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, फिर हम और भी चीजें देखते हैं। तो मेरी इफ एल्स के ऊपर काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं और मैंने आपके लिए ऑलमोस्ट इफ एल्स का पूरा फुल कोर्स अपलोड कर दिया है। एक आध कोई और वीडियो आनी होगी, बाकी तो मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया है। अब आपको जो भी प्रोग्राम चाहिए हो इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए वो प्रोग्राम रेडी करके आपको दे दूं, है ना। तो आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का ऑलमोस्ट फुल कोर्स अपलोड होने वाला है। अब तो ये नेस्टेड इफ का लास्ट टॉपिक है और नेस्टेड इफ का ओवरव्यू हो ही गया और ये मैंने आपको प्रोग्राम दे ही दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं लूपिंग स्टेटमेंट के साथ में इसको कनेक्ट करके आपको दे दूंगी एक वीडियो, है ना। तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने इफ एल्स में आपको एक वीडियो कनेक्ट करके दिया था लूपिंग स्टेटमेंट से, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको भी बनाकर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट को लूपिंग स्टेटमेंट से जैसे आपने कनेक्ट किया था ना, फोर लूप से, वाइल लूप से, डू वाइल लूप से, उसी तरह से आप अगर नेस्टेड इफ को भी कनेक्ट करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला जो मेरा वीडियो था वो वीडियो ओवरव्यू ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर था, है ना। और जो दूसरा वीडियो जो हमारा था वो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट विद प्रोग्राम के ऊपर था। उसके बाद में कुछ वीडियोस लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर आए, फिर इफ एल्स इफ के ऊपर आया एक वीडियो जिसमें मैंने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था। वही प्रोग्राम मैं आज भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए कि इसमें नेस्टेड इफ में क्या अंतर है और इफ एल्स में क्या अंतर है। सेम प्रोग्राम है लेकिन सिंटैक्स अलग अलग है। इफ एल्स का सिंटैक्स अलग था, इफ एल्स में हमने अलग तरह से यूज किया था, इफ और एल्स इफ का यूज किया था। लेकिन यहाँ हम दो इफ एल्स का यूज करेंगे, यानी एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, यानी एक इफ के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट और लगाएंगे और उसके बाद में हम उसका रिजल्ट देखेंगे, है ना। नेस्टेड इफ में अभी मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इफ के साथ में ओनली इफ वाला होगा और देन एल्स होगा। लेकिन वैसे नेस्टेड इफ का यही एक सिंटैक्स होता है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था। इफ के अंदर एक और इफ एल्स और देन एल्स, इफ के साथ में एल्स जरूर चलता है। तो आप अगर ओनली इफ वाला भी ले सकते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखें, देन फिर मैं आपको बना करके अपलोड कर दूंगी। ओके, जैसे मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के जो प्रोग्राम्स बनाए थे, उस तरह से आप नेस्टेड इफ को भी यूज करके देखना है इस प्रोग्राम की हेल्प से जो मैं आज सिखाने वाली हूँ। तो इसको आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपको 1 to 100 तक लेना है नंबर, तो कुछ 100 से ज्यादा वाले देखने हैं कि 100 से कम वाले देखने हैं, तो आप ऐसे करके कोई कंडीशन आप देके देखना, तो उसमें भी आपको समझ आएगा। प्राइम नंबर कैसे डिफाइन करना है, और भी कई सारे एल्स के हिसाब से प्रोग्राम्स बनते हैं। तो आप देखना, आपको जो भी प्रोग्राम में अगर डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो आपके उन प्रोग्राम्स के ऊपर बना करके दे दूंगी। जो भी आप प्रोग्राम बताएंगे मैं उन प्रोग्राम्स को भी आपको क्लियर कर दूंगी कि ये प्रोग्राम कैसे बनना है। अब ये मेरी नेस्टेड इफ की सेकेंड लास्ट वीडियो है, उसमें एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें लूपिंग स्टेटमेंट आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद में आप जो भी प्रोग्राम्स बनाए उसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो आज आप सभी स्टूडेंट क्या सीखने वाले हैं कि नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज क्यों और किस वजह से किया जाता है। ये आप प्रोग्राम की हेल्प से सीखेंगे। उसमें आपने
थ्योरेटिकल सीखा था कि क्या होता है, कैसे होता है, सिंटेक्स में कैसे यूज किया जाता है, लेकिन आज आप इस जो सिंटेक्स बनाया था, जो आपने वहां समझा था क्या होता है नेस्टेड इफ, कैसे वर्क करता है, वो सब आप आज प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे कि प्रोग्राम में कैसे वर्क कर रहा है नेस्टेड इफ प्रोग्राम, कैसे चल रहा है हमारा। तो हम आपसे आज इसी बारे में बात करने वाले हैं, कैसे इसका प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे प्रोग्राम में आउटपुट जनरेट होता है, कैसे प्रोग्राम रन होता है ना। नेस्टेड इफ के प्रोग्राम का सिंटेक्स क्या है, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, वो सिंटेक्स प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है, और भी कई सारे बेसिक्स और भी बहुत कुछ आपका आज इस सिंगल वीडियो में नेस्टेड इफ से रिलेटेड हर एक डाउट्स क्लियर होने वाला है, हर एक बेसिक्स क्लियर होने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें, और जिससे आपके हर एक डाउट्स इस सिंगल वीडियो में क्लियर हो सकें। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, जो मैंने अभी आपसे कही थी वही बात, कि किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो में जहां भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो, या आपको लगे कि आपको किसी क्वेश्चन पर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, या फिर आपको कहीं डाउट हो रहा है, तो आप वो डाउट मुझसे फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपके वो डाउट का आंसर भी दे दूंगी, और एक नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके डाउट्स को एक डाउट्स के बारे में अच्छे से क्लियर कराऊंगी। ओके, I will try to cover your each and every question in your next video or in your comment box. Okay, this is your beginner to advanced programming course है ना. This is your biggest beneficial course for our technical students who wants to learn about beginner to advanced programming course, who wants to improve our coding or programming skills. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this course on this channel, so watch freely. जैसे मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, जैसे लूपिंग स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हो ही गया, इफ एल्स स्टेटमेंट भी कंप्लीट होने ही वाला है, एक दो वीडियोस होंगी तो होंगी, नहीं तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाली हूँ, है ना। तो मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट भी कंप्लीट एटमोस्ट हो ही गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी से, नहीं तो आपका कोर्स मिस होता जाएगा। आपको मैं हर रोज एक वीडियो डाल रही हूँ, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, किस लिए इजीली रीच टू माय न्यू अपलोडेड वीडियोस। ओके, so now we start today's session. Today's our topic is nested if statement with program in C, C++, C#, Java, Python programming language. ओके, तो बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे अपन ने वहां देखा था लास्ट वाली वीडियो में, तो यहाँ मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगी और देन फिर मैं प्रोग्राम बताऊंगी, है ना। तो जैसा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के नाम से आपको समझ आ रहा है कि हमको यहाँ इफ के अंदर ही आपको एक और इफ एल्स का ब्लॉक भी बनाना होगा, जिसमें आपको नेस्टेड इफ में कंडीशन को देना और सेटिस्फाइड या चेक कराना होगा। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में समझा था कि जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में समझा था, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो आप ना उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड इफ होता क्या है। नेस्टेड इफ के नेम से तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें एक और इफ एल्स प्रोग्राम बनाना हो, जैसा कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, तो आपको समझ आ ही रहा होगा। लेकिन आगे मैं आपको और भी डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ इससे रिलेटेड, तो आप लास्ट तक बने रहें। और इस वीडियो में आप क्या समझने वाले हैं, नेस्टेड इफ का प्रोग्राम कैसे बनता है, और नेस्टेड इफ के प्रोग्राम से आउटपुट कैसे जनरेट होता है, और उसमें सिंटैक्स को कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए शॉर्टली डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में। तो अब बात करते हैं हमको और आपको प्रोग्राम में करना क्या है। सबसे पहले समझते हैं प्रोग्राम किसके ऊपर है। इट मीन्स प्रोग्राम क्या है ये समझते हैं, देन क्या करना है आपको प्रोग्राम में, देन इफ एल्स स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ से कैसे डिफरेंट है ये आप भी प्रोग्राम में समझेंगे, और इफ एल्स स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ के प्रोग्राम में कहाँ और कैसे कॉल करते हैं। डबल इफ एल्स बन रहा है ना, तो नेस्टेड इफ किसे कहते हैं, क्या है, कैसे है, तो वो देखते हैं ना।
तो ये सब आपको आज सीखना है। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या। आज आप जो प्रोग्राम बनाने वाले हो वो प्रोग्राम है जिससे आपने पहले इफ एल्सिफ वाली वीडियो में बनाया था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इफ एल्सिफ स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ से कैसे डिफरेंट है ये आप आज समझने वाले हो, है ना। तो जिस प्रोग्राम को आपने इफ एल्सिफ की हेल्प से बनाना सीखा था ये वही प्रोग्राम है। जी हाँ, कंपेयर टू नंबर्स और फाइंड आउट विच नंबर इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम में कहाँ क्या करना है। इस प्रोग्राम में आप सभी स्टूडेंट को एक नहीं दो वेरिएबल्स लेने हैं जैसे आपने उस प्रोग्राम में लिए थे, है ना। तो किस प्रोग्राम में लिए थे, इफ एल्सिफ के एग्जाम्पल में जो मैंने बताया था आपको, एक वीडियो दिया था आपको जो इफ एल्सिफ के प्रोग्राम का वीडियो था, उसमें आपने दो वेरिएबल्स लिए थे नंबर को कंपेयर कराने के लिए। तो उसी तरह से वैसे ही आपको इस प्रोग्राम में लेना है। ओके, उन वेरिएबल्स में आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। ये दो वेरिएबल्स आपने वहां भी लिए थे, ये नंबर 1 और नंबर 2, वही दो वेरिएबल्स आपको यहाँ भी लेने हैं, है ना। उन वेरिएबल्स में आपको यूजर से वैल्यू इनपुट कराना है, ठीक वैसे ही जैसे आपने एल्सिफ के प्रोग्राम में लिए थे। उन वेरिएबल की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की थी वही वैल्यू आपने कंपेयर कराई थी, वही आपको यहाँ भी कराना है कि जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उन वैल्यूज को आपको कंपेयर कराकर देखना है कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की है वो ग्रेटर है, इक्वल है या लेस देन है। लेकिन 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 यहाँ आप क्या और समझेंगे, इफ एल्सिफ से नहीं कराएंगे आप, यहाँ पर आप नेस्टेड इफ से कराने वाले हैं। तो उन वैल्यूज को कंपेयर कराना है आपको पर नेस्टेड इफ से, और नेस्टेड इफ से ही आपको फाइंड आउट करना है कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की है वो ग्रेटर है, इक्वल है या लेस देन है ना। ओके, तो ये हुआ आपका सिंपल सा प्रोग्राम। और हाँ, एक और लास्ट बात, यहाँ इस वीडियो में आपको एक और बेनिफिट होने वाला है। आप इस वीडियो में नेस्टेड इफ और इफ एल्सिफ के कई बेसिक डिफरेंसेस को भी आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। यानी कि आपको इस वीडियो में कई सारे बेसिक्स और डिफरेंसेस इफ एल्सिफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आप इस प्रोग्राम में जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको काफी कुछ समझ आने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो सकता है तो आप उनको भी शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बनाना और सीखते हैं और समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है ना। इस वीडियो में प्रोग्राम को बनाना सीखते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा। ओके, नाउ मूव टू अवर टॉपिक। ओके, नाउ मूव on our program screen. Now this is your program screen. मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग के ऊपर ये प्रोग्राम्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप भी इस प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं या फिर आपको जो जो कंपाइलर सुटेबल लगते हैं आप उन कंपाइलर्स को भी यूज करके आप इन प्रोग्राम्स को बना सकते हैं और रन करा सकते हैं। ओके, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहें तो आप उन सॉफ्टवेयर्स में भी इन प्रोग्राम्स को ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दी हूँ कि सी लैंग्वेज में आपको क्या करना है, C++ में क्या करना है, C हैज में क्या करना है, जावा में क्या करना है और पाइथन में क्या करना है। ओके, तो देन आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सी में हेडर फाइल, देन मेन फंक्शन। सबसे पहले हेडर फाइल देन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमारा पूरा प्रोग्राम आता है। जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं या जो भी हमको कोड परफॉर्म कराना होता है वो हमारा मेन फंक्शन के अंदर होता है। हेडर फाइल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हेडर फाइल से हमको पता चलता है कि क्या क्या हम इस प्रोग्राम में लेने वाले हैं। जैसे ये एक हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तो यहाँ हम सिर्फ इनपुट आउटपुट पर वर्क करने वाले हैं। यानी कि यूजर से हम इनपुट लेंगे
और आउटपुट हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने वाले हैं। इससे ज़्यादा हम कोई फंक्शंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी भी हेडर फाइल के किसी भी फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन कौन सा? हमारा इंटीजर टाइप है। क्यों है? क्योंकि हमको पूरा वर्क इंटीजर पे ही करना है, जैसा कि मैं अपनी और वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पर इंट मेन फंक्शन लिया है। देन हमने यहाँ लिया है वही सेम जैसा हमने इफ एल्स वाली वीडियो में लिया था। नंबर 1 और नंबर 2 दो वेरिएबल्स लिए हैं, वो भी इंटीजर टाइप हैं। क्यों है? क्योंकि हमको इंटीजर टाइप वैल्यूज चाहिए यूजर से, और उन्हीं को हमको कंपेयर कराना है कि ये ग्रेटर है या इक्वल है या लेस देन है। मतलब दोनों में क्या है कंपैरिजन। जैसे नंबर 1 की जो वैल्यू है वो नंबर 2 से ग्रेटर है, या नंबर 1 की जो वैल्यू यूजर इनपुट कर रहा है वो नंबर 2 से लेसर है, या नंबर 1 की जो वैल्यू यूजर ने इनपुट की है वो इक्वल ही है दोनों नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर दो नंबर लिए हैं, वो है इंटीजर टाइप। क्योंकि फाइंड आउट करने के लिए आप या तो इंटीजर लेंगे या फ्लोट लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर अभी इंटीजर टाइप लिया है। ओके, जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तब हम आपको फ्लोट, कैर वगैरह उन सब में भी कंपेयर करके बताएंगे। लेकिन कैर में तो होगा ही नहीं क्योंकि वो स्ट्रिंग होता है, लेकिन फ्लोट में भी आपको कंपेयर करके बताएंगे। ओके, तो देखिए ये नंबर 1 और नंबर 2 दो अपने वेरिएबल लिए आपके लिए, और इसमें हमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है। आप भी यहाँ पर इंटीजर टाइप डिक्लेयर करें, क्योंकि सी में क्या होता है कि हर एक एक जगह पर हमको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये वेरिएबल इस टाइप का है। इससे हमको सबसे पहले तो इनिशियली हमको इनिशियलाइज करना होता है, इनिशियली डिक्लेयर करना होता है कि हम कितने वेरिएबल इस सी में ले रहे हैं, सी लैंग्वेज में और सी लैंग्वेज के इस प्रोग्राम में, है ना। तो यहाँ आप दो वेरिएबल ले रहे हैं और दो वेरिएबल्स पर ही हम इस प्रोग्राम में पूरे में वर्क करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स पर हम वर्क करते हैं उतने वेरिएबल्स को हम पहले डिफाइन कर देते हैं इनिशियली कि हमको ये दो वेरिएबल्स चाहिए। किस टाइप की चाहिए? इंटीजर टाइप चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप लिखा हुआ है। जैसा कि आपको और भी वीडियोस में समझ आया होगा, वही मैंने यहाँ भी किया है। मैंने बताया भी आपको कि लूपिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, तो उसमें भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैं प्रोग्राम पर फोकस कर रही हूँ। इस कोर्स में मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस कोर्स में ओनली थ्योरेटिकल पे फोकस कर रही हूँ, थ्योरेटिकल तो है ही, बट प्रोग्राम पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है कि आप लोग प्रोग्राम अच्छे से समझें और आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। इसलिए मैं आपको प्रोग्राम के ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप समझें कि प्रोग्राम में मैं कैसे फोकस कर रही हूँ, है ना। तो आपको अगर ये पूरा कोर्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखें मेरे स्टार्टिंग टू एंड तक जितने भी वीडियोस हैं उनमें मैंने प्रोग्राम्स पर ही फोकस किया है ज़्यादा से ज़्यादा। ओवरव्यू भी मैंने और थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। मैं बिल्कुल डीप में आपके लिए ये कोर्स लेकर आई हूँ। तो आप इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके हर एक फ्रेंड का बेनिफिट हो सके। ओके, तो दिस इज़ योर बिगेस्ट बेनिफिशियल कोर्स। इसीलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता रही थी कि यहाँ देखो आपको प्रोग्राम के ऊपर मैंने ये सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। ये C++ का है, CS का है, ये जावा का है, ये पाइथन का है। तो मैं ये 5 लैंग्वेजेस का एक कंप्लीट कोर्स है आपके लिए। ये एक पेड प्रमोशन में होता है, लेकिन मैं आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आई हूँ ये कोर्स। तो आप इसको देखें और समझें, है ना। और आपको जितना हो सके उतना इस कोर्स को प्रमोट कीजिए जिससे आपका और बेनिफिट हो सके, आपके फ्रेंड्सों का बेनिफिट हो सके। आपके फ्रेंड्स को जो डाउट होंगे तो वो आपको भी अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ क्या डाउट आ रहा है। तो वो डाउट के ऊपर मैं अगर वीडियो बनाऊंगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा वो टॉपिक। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलिए हम बात करते हैं प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, बहुत बातें हो गई। तो प्रोग्राम है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का। तो आपको ये तो पता ही है कि वही यहाँ पर ये मैसेज क्यों प्रिंट कराया जा रहा है, एंटर टू इंटीजर। यहाँ मैसेज इसलिए प्रिंट कराया जा रहा है क्योंकि हमको यूजर से दो इंटीजर वैल्यूज चाहिए,
ये हमारा प्रोग्राम हम तो बना रहे हैं, लेकिन डेवलपर तो यूज़ करते ही है, लेकिन डेवलपर के अलावा और भी लोग यूज़ करते हैं, टेस्टर वगैरह और भी होते हैं काफ़ी सारे कंपनीज में, तो वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद में फिर जब अपलोड कर दिया जाता है साइट पे, जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप को आप यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या पता वो ऐप कैसे बनी, तो आपको इंस्ट्रक्शंस जो ऐप देगा वही तो है, तो ये एक एज अ इंस्ट्रक्शंस होता है कि जो कि हम यूज़र को दे रहे होते हैं, है ना, तभी तो यूज़र वो जो वैल्यूज़ हैं वो देगा। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हमने यूज़र को दिया कि एंटर टू इंटीजर, तो यूज़र हमको दो इंटीजर वैल्यूज यहाँ देगा आउटपुट स्क्रीन पर, ही मैसेज प्रिंट होने के बाद। अब वो दो वैल्यूज जो हैं वो वैल्यूज हमारी जाएंगी, पहली जाएगी नंबर 1 में, सेकंड जाएगी नंबर 2 में। ओके, यहाँ पर परसेंट डी क्यों लिया है, 2% डी क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराना है, इसलिए हमने यहाँ 2% डी लिए हैं, है ना। किस में वैल्यू स्टोर करानी है, नंबर 1 में पहली, तो पहला परसेंट डी में जो वैल्यू जाएगी वो वैल्यू नंबर 1 में जाएगी, सेकंड जो परसेंट डी में वैल्यू जाएगी वो नंबर 2 में जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पर अब समझने वाला बात है कि यहाँ पर हमने नेस्टेड इफ का जो कोड लिखा हुआ है, ये वाला जो कोड है हमारा, ये नेस्टेड इफ का कोड है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये कोड लिखा कैसे गया है और इस कोड में वर्क कैसे हो रहा है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, वैसे हम लोग क्या है अपने पास, इफ एल्स में हमने क्या किया था, आप लोग ने क्या किया था कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ना लेते हुए इक्वल अलग लिया, ग्रेटर देन अलग लिया और लेस देन अलग लिया, है ना। यहाँ पर क्या किया है, ग्रेटर देन और इक्वल को एक साथ ले लिया हमने एक इफ में, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल को हमने एक साथ ले लिया इस इफ में, और सेकंड वाले इफ में हमने इक्वल वाली कंडीशन दे दी, यानी कि इसके अंदर ही एक और इफ एल्स बनाया, ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है अपना, ये जो इफ एल्स वाला ब्लॉक है, इफ वाला ब्लॉक है ना, इफ एल्स वाला। तो यहाँ हमने क्या किया, ये सबसे पहले हमने ग्रेटर देन इक्वल टू एक इफ में ले लिया, तो अब इसके अंदर दो कंडीशन बन गई, एक तो बनेगी ग्रेटर देन वाली, दूसरी बनेगी इक्वल वाली। तो हमने सबसे पहले इक्वल वाली कंडीशन ली दूसरे इफ में, इसी के अंदर एक और इफ लिया, क्योंकि अब दो कंडीशन बन गई, अब दोनों कंडीशन में अलग अलग मैसेज प्रिंट होना चाहिए, वरना एक ही मैसेज प्रिंट कर देगा तो आप कैसे समझेंगे कि भाई ये ग्रेटर है या ये इक्वल है। तो ग्रेटर और इक्वल को पता करने के लिए आपको अलग अलग मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा। आप चाहते तो यहाँ पहले ग्रेटर ले लेते और यहाँ आप इक्वल ले लेते एल्स में, जो भी आता है ना। तो देखो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने सबसे पहले इक्वल लिया है, और देन यहाँ पर हमने एल्स में ऑटो ग्रेटर आ जाएगा, ये तो होता है इफ एल्स में कि एल्स में ऑटो ग्रेटर आता है, तो एल्स में ऑटो ग्रेटर आ जाएगा, ये देखो ये ग्रेटर आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इक्वल तो हमने इफ में ले लिया, तो एल्स में ऑटो ग्रेटर आ गया, और सेकंड एल्स में ऑटो लेसर आ गया, तो आपका बेनिफिट हुआ कि कोड आपका छोटा हो गया नेस्टेड इफ का। इफ एल्स इफ का इफ एलिफ में आपका जो कोड था वो लंबा हो रहा था, क्योंकि आपको तीन कंडीशंस लिखनी थी, एक इफ में, दूसरी एलिफ में, तीसरी एल्स में ऑटो डिटेक्टेड थी, लेकिन ऑटो डिटेक्टेड थी, और एल्स इफ और इफ में दो जगह कंडीशन लिखनी, यहाँ भी आपको दो जगह लिखनी है, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट कराने का एक अलग तरीका है, वहाँ एक अलग तरीका था। यहाँ आपको इफ के अंदर ही आपने एक इफ एल्स कोड बना दिया, वहाँ आप अलग अलग बना रहे थे तीनों को, तो वो एक अलग कोड था अलग, और ये एक अलग टाइप से आपने बनाया इस प्रोग्राम को। देखो इसमें क्या है कि आपने इफ ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2 ले लिया, नंबर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2 होगा, तो ये वाला कोड चलेगा, यानी ग्रेटर और इक्वल दोनों में ये कोड चलेगा आपका, जो भी है ये कोड जो है आपका दोनों में चलेगा। लेकिन जब आपका ग्रेटर इक्वल वाली बात आती है तो आपका ये वाला कोड चलेगा, है ना, और जब आपकी बात आती है ग्रेटर वाली तो ये वाला कोड चलेगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशन सिर्फ यहाँ देनी थी और यहाँ देनी थी, दो जगह कंडीशन वहां भी देनी थी, लेकिन वहां आप एल्स इफ की हेल्प से दे रहे थे, यहाँ आप सिर्फ इफ में दे रहे हैं, यानी कि आप पहले ये इफ वाला कोड बना रहे थे, देन फिर इसमें आप एल्स इफ लिख करके ये कोड बना दिया आपने एल्स इफ करके, और ग्रेटर का जो साइन था वो दे दी कंडीशन ग्रेटर वाली, और यहाँ पर ये एल्स वाला तो बन ही रहा था आपका, है ना। यहाँ वहां
वैसे कंडीशन दे रहे थे एल्स इफ की हेल्प से, यहाँ आपने नेस्टेड इफ की हेल्प से कंडीशन दी है। ये जो कंडीशन दी है ना आपने, ये जो कंडीशन है ये नेस्टेड इफ की हेल्प से दी है आपने। तो नेस्टेड इफ में आपने पहले इक्वल दे दी, उसके बाद में यहाँ पर ग्रेटर और यहाँ पर लेसर, वो ऑटो डिटेक्टेड है ना। तो इसको हम रन करा के देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो एंटर टू इंटीजर की वैल्यू आप एंटर करेंगे 67 और 78। तो अब ऑटो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 67 और 78, यानी ग्रेटर है। तो ग्रेटर कैसे आएगी ये देखो, सबसे पहले हमारा इस कोड ब्लॉक में जाएगा, जैसा कि हमने आपको उस वीडियो में फिगर की हेल्प से भी बताया था कि सबसे पहले इस कोड ब्लॉक में जाएगा। इस कोड ब्लॉक में जाएगा वैल्यू 67 यहाँ और 78 इधर। तो 67 से 78 लेशर है ना, नहीं सॉरी 67 से 78 ग्रेटर है। तो आपका मैसेज प्रिंट होगा ये वाला। यहाँ आपने लिया 67, सॉरी नंबर 1 ग्रेटर होगा तो आपका एक कोड चलेगा। नंबर 1 इधर हमने अभी लेसर लिया था, 67 और 78 जो लिया था वो लेसर वाला था, तो ये लेसर वाला था, है ना। ये 8 क्यों माना अकेला, इसका 7 क्यों नहीं माना। तो देखो अब ये जो हमने कंडीशन ली थी 67 और 78 वाली, तो इसमें कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, ये वाली एल्स वाली, है ना। ये जो प्रिंट हो रहा है ये प्रिंट हो रहा है ना अपना स्टेटमेंट। तो क्यों प्रिंट हो रहा है ये देखते हैं। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले अपना कोड जाएगा कंडीशन 1 में। तो कंडीशन 1 हमारी क्या है, ये इफ ब्लॉक में दी हुई है। तो कंडीशन 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी नंबर 1 अगर नंबर 2 से ग्रेटर और इक्वल होगा तो हमारा ये कोड चलेगा। तो यहाँ तो नंबर 1 हमारा लेसर है किससे, नंबर 2 से। तो यहीं पर हमारा कोड अंदर ना जाते हुए सीधे एल्स का जो मैसेज प्रिंट होगा ये वाला, ये प्रिंट कर देगा। इसलिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया आपको, है ना, 67 लेस देन 78। यहाँ पर अब देखो अगर आप कंडीशन लेते इक्वल वाली कि 67 एंटर 67, ओके। तो आपने जैसे इक्वल वाली कंडीशन ली, तो अब आपका कौन सा कोड चलेगा, कि अब ये वाला कोड चलेगा, क्योंकि अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। इफ नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2, अब इक्वल टू तो है तो इसलिए ये वाली कंडीशन चलेगी, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसलिए ये कंडीशन चलेगी। लेकिन अब ये देखेगा इसमें दूसरी कंडीशन, अब ये वाली चलेगी। अब ये इस कंडीशन में देखा जाएगा कि नंबर 1 इक्वल है नंबर 2 के, हाँ नंबर 1 इक्वल है नंबर 2 के। अब इस वाली कंडीशन को चेक किया, यस है, तो अब ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जो भी मैसेज इसमें लिखा हुआ है ये मैसेज आपको यहाँ प्रिंट होकर मिल जाएगा। ये मैसेज कैसे प्रिंट हो रहा है आप ये देखिए। तो सबसे पहले आ रही है नंबर 1 की वैल्यू। नंबर 1 की वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि परसेंट डी के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो वेरिएबल लिखा होता है उसी वेरिएबल की वैल्यू सबसे पहले मिलती है। तो यहाँ पर हमने नंबर 1 यानी कि सबसे पहले हमारी 67 ये वाली वैल्यू आई, देन फिर यहाँ नंबर 2 की वैल्यू यानी कि ये वाली 67 आई। लेकिन यहाँ चूंकि इक्वल है ये दोनों, इसलिए यहाँ पर हमने इक्वल लगाया हुआ है कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इक्वल प्रिंट हो, है ना। यहाँ जब भी हम प्रिंट करते हैं तो वो ना तो एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर लेता है ना ही एज ए कंडीशनल ऑपरेटर लेता है। इधर अगर हम कंडीशन में देते तो वो असाइनमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर अलग होता है, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है डबल इक्वल्स टू होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो सिंगल इक्वल होता है। तो वो आप जैसे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे इंट नम इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया यहाँ पर, क्योंकि हम नम को 1 असाइन कर रहे हैं। कभी भी इस नम की वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसा कि हमने लूपिंग स्टेटमेंट में देखा था। लेकिन ये है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इक्वल मतलब इक्वल, डबल इक्वल का मतलब होता है जैसे 61 67 के, सॉरी 61 61 के इक्वल ही हो 100%, है ना। तो वही चीज है ये, जैसे 1 के इक्वल 1 ही होना चाहिए, तो उसे हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन क्योंकि वहां कंडीशन चेक करें ना ये दोनों इक्वल है या नहीं है,
लेकिन ये जो इक्वल लगा लिया इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि आपने वहां पर लूपिंग स्टेटमेंट में देखा था, है ना। उसका डिफरेंस मैंने लूपिंग स्टेटमेंट पे अच्छे से समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से सारी वीडियोस मेरी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। अगर आप यहाँ पर नंबर 1 ग्रेटर लेते हैं तो 67 और 45, तो आपके पास अब ये मैसेज कैसे प्रिंट हुआ 67 ग्रेटर देन, तो सबसे पहले आपका ये वाला कोड चलेगा, है ना। उसके बाद में अब ये वाले कोड की कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब सीधे एल्स में यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ये कोड चल जाएगा, और इसमें जो भी जैसे प्रिंट हो रहा है, कैसे प्रिंट हो रहा है, पहले %d की वैल्यू यानी 67, देन ग्रेटर देन साइन। पहले वो चेक कर लिया ना उसने कि भाई इक्वल तो है ही नहीं, तो अब तो ग्रेटर ही है, तो अब ग्रेटर देन साइन, तो ग्रेटर देन साइन, देन %d यानी 45 आ गया आपका नंबर 2 की वैल्यू, और ये आपका प्रिंट हो गया। ग्रेटर देन साइन क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर एल्स में प्रिंट कराना है आपको %d ग्रेटर देन %d, परसेंट ग्रेटर देन ही बचा ना आपके पास, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर अब आपके पास ग्रेटर देन ही तो बचा, तो इसलिए आपने यहाँ पर %d ग्रेटर %d लिखा हुआ है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं C++ के प्रोग्राम को, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, C++ के प्रोग्राम में क्या है, सिंपल है। देखो उसी की तरह अपन ने बनाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमने आईओस्ट्रीम हेडर फाइल ली। आईओस्ट्रीम हेडर फाइल का मतलब वही होता है इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि आप लोग जानते ही हैं। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिया हुआ है स्टैंडर्ड, है ना। और देन फिर इंट मेन फंक्शन लिया। तो इंट मेन फंक्शन का वर्क क्या है, इंटीजर फंक्शन है एक तो, क्योंकि हमको पूरा में इंटीजर पर वर्क करना है इसलिए हमने इंटीजर फंक्शन लिया है। और मेन फंक्शन के अंदर ही हमारा कोड लिखा जाता है, तो जैसा भी हम फंक्शन लेंगे उसी आधार पर हमारा कोड रन करता है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये तीनों तो सेम, ये एक्चुअली इंट मेन फंक्शन इधर भी लिया आपने, इधर भी लिया है ना। यहाँ आपने बस स्ट्रिंग जो आपकी हेडर फाइल थी वो उधर stdio थी, यहाँ पर आपकी आईओ स्ट्रिंग है ना। यहाँ पर आपका यूजिंग नेम स्पेस std है। ओके, ये आपका एक डिफरेंट है, तो इसके बारे में मैं आगे वीडियोस में बताती हूँ कि ये क्या होता है ना। देन अब आपने इंट मेन फंक्शन तो लिया है, लेकिन इंट मेन फंक्शन में आपने क्या किया, जैसे आपने उधर सी वाले प्रोग्राम में नंबर 1 नंबर 2 दो वेरिएबल बनाए थे, वैसे डिक्लेयर किए थे, वैसे ही आपने यहाँ भी किए। ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज आपको किससे यूजर से लेनी है, तो आपने इधर क्या किया, इन दोनों वेरिएबल्स के लिए आपने एक मैसेज प्रिंट कराया एंटर टू इंटीजर। तो यहाँ पर आप कैसे बना रहा है मैसेज प्रिंट करा रहे थे, प्रिंट एफ और स्मॉल ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ आपको एक अलग तरह से देना है। यहाँ पर क्या देना, प्रिंट एफ की जगह सबसे पहले सी आउट, और ये स्मॉल ब्रैकेट में नहीं जाता, ये एक्सेप्शन ऑपरेटर से जाता है यहाँ पर, है ना। C++ में और सी में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ ये तो एक पहला डिफरेंस है कि आप इसको हमेशा याद रखना कि यहाँ पर एक्सेप्शन ऑपरेटर लगता है, और यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर, सॉरी यहाँ पर आपको क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वैल्यूज को, लेकिन जहाँ प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज होता है, प्रिंट एफ इनपुट सॉरी आउटपुट लेने के लिए और स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए होता है। और ये जो सी आउट है, सी आउट का यूज यहाँ पर किस लिए होता है, आउटपुट देने के लिए, सीधा आउट का मतलब आउटपुट और सीन का मतलब इनपुट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या एक्सेप्शन और इंसर्शन ऑपरेटर का यूज हो रहा है, वहां क्या है, आप स्मॉल ब्रैकेट में आप अपने मैसेज को लिखते हैं और प्रिंट करा देते हैं, या फिर आपको जो भी वैल्यूज एंटर करानी है तो वो आप यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में लिख करके %d यूज करके और आप यहाँ पर यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको सी आउट की हेल्प से आप नंबर 1 की वैल्यू पहले नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि पहले आपको नंबर 1 की वैल्यू स्टोर करानी, देन आपको नंबर 2 की वैल्यू स्टोर करानी है तो नंबर 2 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ आओ आप, यहाँ पर आपको समझने वाला कोड है कि यहाँ आपका ये जो है नेस्टेड इफ वाला कोड आता है आपका, है ना। जैसे आपने उधर बनाया था वैसे इधर है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ देखो आउटपुट और इनपुट का एक अलग ही डिफरेंट लुक होता है। जैसे आपने यहाँ पर नंबर 2 के बीच में और सीन के बीच में दो इंसर्शन ऑपरेटर मिले, क्यों मिले, यहाँ पर दो इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब है सबसे पहले आपको किसमें वैल्यू स्टोर करानी, नंबर 1 में, तो इंसर्शन ऑपरेटर का सेपरेशन चलता है इधर, है ना। सीन वहां कॉमा का सेपरेशन चल रहा था, इधर क्या है, कॉमा का सेपरेशन चल रहा था, ये नंबर 1 कॉमा नंबर 2 का। लेकिन यहाँ पर क्या है,
इंसर्शन ऑपरेटर का सेपरेशन है, ऐसे ही आउटपुट के लिए यहाँ पर एक्सर्शन ऑपरेटर का सेपरेशन है, और यहाँ पर किसका है, कॉमे का। ये देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही है, और यहाँ पर क्या है अपना एक्सर्शन ऑपरेटर सेपरेटेड वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज को सेपरेट कैसे किया है, एक्सेशन ऑपरेटर से, कि हमको पहले स्ट्रिंग चाहिए, फिर हमको नंबर 1 की वैल्यू चाहिए, फिर देन हमको ये इक्वल साइन चाहिए, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई कि स्पेस प्लस इक्वल प्लस स्पेस चाहिए, देन फिर हमको नंबर 2 की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक स्टेटमेंट। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने कॉमा सेपरेशन लिखा कि हमको ये स्ट्रिंग चाहिए, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस स्ट्रिंग में हमको परसेंट इक्वल परसेंट, तो यहाँ पर तो हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग में ही दे रहे थे सब कुछ, लेकिन उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं हम। तो परसेंट डी की वैल्यू नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर पहले ही हमने इसमें डिक्लेयर कर दी कि परसेंट इक्वल परसेंट, यानी कि यहाँ पर हम जो भी पहले रखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ आएगी, और उसके यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ आएगी। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो हम एक्सर्शन ऑपरेटर सेपरेशन से कर रहे हैं, और बाकी तो सब सेम ही है, वही कि कंडीशन सेम तरह से लिए, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल कंडीशन जो ली है, वो जो भी इफ का जो कोड है वो, यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स जो लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी में, सी प्लस प्लस में, सी हैज में और जावा में, वो कर्ली ब्रेसेस के सेपरेशन से लिखे जाते हैं, लेकिन पाइथन में क्या है, कॉलन सेपरेटेड लिखे जाते हैं ना। तो देखो अब आपने यहाँ देखा कि ये इनपुट लेने का हो गया, ये आउटपुट लेने का हो गया, ये कंडीशंस हो गई। तो कंडीशंस मैंने सेम एक्सप्लेन की थी, वही है सेम, कि अब सबसे पहले इफ वाला कोड चेक करेगा, इफ वाले कोड में कंडीशन क्या है, ग्रेटर और इक्वल वाली, अगर ये सेटिस्फाइड होती है ग्रेटर और इक्वल में से कोई भी, तो ये कोड चल जाएगा। और उसके बाद में अब आप देखेंगे कि ग्रेटर और इक्वल के लिए सेम मैसेज तो प्रिंट नहीं कराना ना, हमको पहले इक्वल के लिए अलग मैसेज प्रिंट कराना और ग्रेटर के लिए अलग। तो यहाँ पर हमने इक्वल के लिए अलग मैसेज प्रिंट कराया, और यहाँ हमने ग्रेटर के लिए अलग मैसेज प्रिंट कराया, और उसके बाद में हमने एल्स में लेसर के लिए दे दिया। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट हो गया कि एक ही जगह पे आपको दोनों कंडीशंस देनी थी। और इफ एल्स वाले में आप क्या कर रहे थे कि एल्स के साथ में नीचे अलग से कंडीशन दे रहे थे, फिर आप एल्स दे रहे थे, तो उसमें अलग सीक्वेंस बन रहा था, इसमें एक अलग सीक्वेंस बन रहा है कि आपको यहीं देना है, और यहाँ पर आपको दोनों कंडीशंस आपने इनिशियली दे दी, और उसके बाद में आपने एल्स एल्स लगा के अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। तो नेस्टेड का ये एक बेनिफिट भी है, और एल्स इफ का भी कहीं ना कहीं वो बेनिफिट रहता है, लेकिन ये नेस्टेड इफ का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको एक ही जगह पर कंडीशन तो ले ली आपने। नेस्टेड इफ में एक दो कंडीशन इकट्ठी ले ली, नेस्टेड इफ में एक ले ली, और उसके बाद में एल्स में एक ले ली। एल्स में अपने आप ही एक कंडीशन हो गई, क्योंकि दो कंडीशन वाली है, तो इफ की एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो एल्स ऑटो चल जाएगा, और इधर दूसरा एल्स चल जाएगा। तो आपको एक बेनिफिट हो गया कि आपको एक एल्स इफ का ब्लॉक नहीं बनाना पड़ा, आपको यही नेस्टेड इफ में आपने ले लिया, खत्म, है ना। एल्स इफ की अब एल्स का ब्लॉक बन गया था, एक ये लाइन जो है, इसके कारण आपको एक बेनिफिट हो गया कि भाई इफ एल्स स्टेटमेंट इस इफ के अंदर ही ले लिया आपने, और यहाँ पर आपको एक बेनिफिट हो गया। ओके, तो इसको रन करा के देखते हैं, तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए उसने मांगा है एंटर टू इंटीजर नंबर, दो इंटीजर नंबर देने हैं अपन को, 78 और 89। तो ये क्या आएगा हमारा, 78 इज लेसर टू 89। अरे ये वैल्यू गलत क्यों ले लेता है। गलत वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ उसने वैल्यू ली 78 और 90। तो 78 क्या है, 90 से छोटा है। तो अब हमारे पास सबसे पहले कौन सा कोड ब्लॉक चल गया, ये वाला, क्योंकि इन तीनों में क्या होता है, कोई ना कोई एक कोड ब्लॉक चलता है एक्चुअली। कंडीशन तो एक ना एक ही सेटिस्फाइड होगी ना, तीनों कैसे सेटिस्फाइड हो सकती हैं। इफ एल्स का मतलब ये होता है कि कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, वो कोई सी भी कंडीशन हो। अभी तक आपने यही देखा ना, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स बने थे, ये जो प्रोग्राम है, आगे पीछे आपने जितने भी प्रोग्राम्स देखे, आगे आप जो भी प्रोग्राम देखेंगे उनमें आप सब में एक ही चीज देख रहे हैं
कि एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, या तो ग्रेटर देन वाली हो, या इक्वल वाली हो, या लेसर वाली हो, या फिर मैंने और भी जो प्रोग्राम सुनाए उनमें जो भी कंडीशंस लिए हैं उनमें सब में सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बाकी सारी कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं। तो सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, बाकी सब फॉल्स होती हैं। इसमें इफ एल्स का मतलब यही होता है, मतलब या तो ये या तो ये, एल्स का मतलब या तो ये, अगर इफ सेटिस्फाइड नहीं है तो एल्स, ये तो होता है इफ एल्स का मतलब। ओके तो देखो 70 और 8 90, तो 78 90 ये वाली कंडीशन को फॉल्स कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ये वाला कोड चल गया सीधे, है ना। रिजल्ट देन नंबर 1 की वैल्यू देन ग्रेटर देन नंबर 2 की वैल्यू, है ना। अगर आप यहाँ पर इक्वल लेते तो 78 इक्वल 78, अरे ये कंपाइलर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। 78 तो इक्वल वैल्यू लेते तो आपके पास क्या आता है, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो आपका कोड का यहीं पर चल गया। और उसके बाद में ये दोनों तो एल्स वाले तो अपने आप ही फुलफिल नहीं होंगे, क्योंकि अब आपकी ये कंडीशन ही ट्रू हो गई, तो फिर अब एल्स का कोई कॉलम ही नहीं बचता है कि वो चले। इसलिए आपको रिजल्ट यहीं मिल गया और आपका जो प्रोग्राम है यहीं कंप्लीट हो गया, यही रन हो गया कम्प्लीटली। ओके अब आप देखिए अगर लेस देन होता तो, सॉरी लेस देन वाला तो हम देख चुके ना, अब हमको ग्रेटर देन वाला देखना है ना, नंबर 1 अगर ग्रेटर देन होता है तो। इस पे मैं दोबारा से आपको रन करा के देखती हूँ, दिखाती हूँ। आपने ग्रेटर वाला देख लिया, सॉरी लेसर वाला और इक्वल वाला देख लिया। नंबर 1 अगर लेसर है तो क्या, और इक्वल है तो क्या। अब नंबर 1 हम ग्रेटर वाला देखते हैं, है ना। अगर नंबर 1 ग्रेटर है तो कैसे प्रिंट होगा, यहाँ से जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, अब इसके बाद में ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सीधे ये वाला मैसेज हमारा प्रिंट हो गया, जैसा कि हमारा इसमें सी में हो रहा था, है ना। ये वाले सी प्रोग्राम में हो रहा था, वैसा ही सेम यहाँ हुआ है, सेम टू सेम। बस आउटपुट लेने का तरीका आप समझिए, इसमें सिंपली बस कुछ नहीं है, इन सब लैंग्वेजेस में सेम सही होता है, बस कि आउटपुट का सेपरेशन जो है वो एक्सर्शन ऑपरेटर से होता है। ओके और यहाँ पर जो आउटपुट का सेपरेशन है वो कॉमा सेपरेटेड होता है और कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, प्रिंट टैब से लिया जाता है, इसमें सी आउट से लिया जाता है और एक्सर्शन सेपरेशन होता है। ओके तो ये तो हुआ हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। अब देखते हैं सी हैश का प्रोग्राम। तो सी हैश के प्रोग्राम में क्या है, वही सेम चीज है सी हैश में भी, बस सी हैश में क्या है कि हेडर फाइल की जगह पे हम ले लेते हैं यूजिंग सिस्टम, नेम स्पेस में कंडीशनल ले लेते हैं, क्योंकि हम कंडीशंस पर वर्क करने वाले हैं, इसलिए हम नेम स्पेस में कंडीशनल लेते हैं। और क्लास हम उस क्लास का नेम लेते हैं जिस फंक्शन पे हम वर्क करने वाले हैं। वैसे आप क्लास का नेम कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं अपने और भी प्रोग्राम्स में बताती हूँ, लेकिन क्लास का नेम वही लेंगे तो आपको और यूजर को दोनों को समझ में आ सके इसलिए कि ये प्रोग्राम किस चीज का है। ओके तो ये प्रोग्राम है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। ओके तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लास में इफ एल्स लेना चाहिए। नेस्टेड इफ का है तो नेस्टेड इफ ले सकते हैं, तो मैंने इफ एल्स इफ लिया था वो पहले वाले में, तो वही लिख गया, तो मैं यहाँ पर नेस्टेड नेस्टेड इफ। ओके ये एन कैपिटल होगा, ओके इसका ये ले लेते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके जब यहाँ पर हम नेस्टेड इफ पर वर्क कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर नेस्टेड इफ लेना होगा। वहां हम इफ एल्स इफ पर वर्क कर रहे थे उन दोनों प्रोग्राम्स में, इसलिए यहाँ पर वो इफ एल्स इफ लिखा रह गया था, लेकिन ये नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है तो नेस्टेड इफ लेना है पर क्लास का नेम। ओके जैसे आप इफ एल्स इफ से भी चलाते तो भी चलता था, ऐसा कोई इशू नहीं आता,
लेकिन आपको समझने में बाद में दिक्कत होती है कि ये किस चीज का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेस्टेड किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिया, जो कि मेन फंक्शन में हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है, जैसे कि हमने सी और सी प्लस प्लस में देखा, और भी हमारे जो प्रोग्राम्स थे उनमें भी मैंने बताया आपको। अब देन आपने एक मैसेज स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैसेज आपने वहां पर यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि आपको यूजर से दो वैल्यू चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 की और नंबर 2 की। तो वैल्यूज आप यहाँ पर एंटर कराएंगे, तो उसके लिए आप ये मैसेज आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। ओके, उसके बाद में अब आपको क्या करना है, कंडीशन चेक करानी है। ये है आपका नेस्टेड इफ का। बाकी तो आप ये सब तो आप और भी प्रोग्राम्स में आप समझ चुके हैं, तो इनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जब मैं रन कराऊंगी तब मैं आपको उन सबको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या है, कैसे वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा फोकस है नेस्टेड इफ के सिंटैक्स को प्रोग्राम में कैसे यूज किया जा रहा है, तो उसको समझते हैं। ओके, तो इफ नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर 2, जैसा कि हमने सी सी प्लस प्लस और में लिया था, वही सेम कोड यहाँ भी लिया हुआ है, वही सेम है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आउटपुट जो है कंसोल डॉट राइट लाइन से लिखा जाता है। ओके, और सेपरेशन जो है इसका प्लस सेपरेशन चलता है इसमें। सी हैज में और जावा में प्लस सेपरेशन चलता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ना। ये देखो, ये प्लस सेपरेशन है। वहां पर सी प्लस प्लस में आप देख रहे थे एक्सेप्शन ऑपरेटर सेपरेशन था, और सी में आप देख रहे थे कि एक ही साथ में सब कुछ लिख दिया था, उसके बाद में सेपरेट करके हमने वेरिएबल नेम दे दिया कि ये वेरिएबल की वैल्यू इस परसेंट में आनी है, ये वेरिएबल की वैल्यू इस परसेंट में आनी है ना। तो ये तो हुआ हमारा डिफरेंस इन दोनों में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ना। अब जैसे इफ एल्स इफ में आपने लिया था कि एग्जाम्पल ले रहे थे, जो कि मैं आपको सी में बता चुकी हूँ पूरा, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ क्या है, आपने एक कंडीशन ली, इफ में आपने कंडीशन ली नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ओके, तो ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड होती है तो आपका ये कोड चलेगा। देन फिर आपने एक और कंडीशन ली, क्यों ली? क्योंकि आपको दोनों को चेक कराना था कि भाई इक्वल है भी। अब इक्वल के लिए आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो नंबर है दोनों, ये इक्वल है या ग्रेटर है? आपने तो दोनों कंडीशन एक साथ ले ली। अब उसके लिए आप मैसेज प्रिंट करा दोगे कि ग्रेटर देन इक्वल, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये ग्रेटर है कि इक्वल है? तो इसलिए आपने यहाँ पर एक और कंडीशन ले ली कि इक्वल है, तो इससे आपको इक्वल के लिए एक अलग कंडीशन ले लिया आपने, और ग्रेटर के लिए एल्स में ले लिया। तो आपको एक बेनिफिट हो गया ना कि आपको पता चल जाएगा कि अब ये ग्रेटर है या इक्वल है। तो ये तीनों ही आपको बता देगा। अब ये प्रोग्राम जो है, यहीं पर आपने ये ले लिया कि ग्रेटर इक्वल वाला, तो आपने यहाँ पर इक्वल ले लिया, और इक्वल के बाद में आपने इक्वल में एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट प्लस नंबर 1 प्लस नंबर 2, मतलब प्लस इक्वल प्लस नंबर 2 है ना। तो इससे आपको एक मैसेज मिल गया प्लस इक्वल प्लस नंबर 2। ओके, तो अब आपके पास इक्वल के लिए मैसेज प्रिंट हो रहा है कि नंबर 1 रिजल्ट, और नंबर 1 की वैल्यू जो भी है वो, और इक्वल नंबर 2 की वैल्यू जो भी है वो इक्वल। यानी कि दोनों वैल्यूज ही एक ही है, तो फिर दोनों वैल्यूज की जगह पे एक ही नंबर आ जाएगा आपका। लेकिन जब आपका अगर ग्रेटर है नंबर नंबर 1 आपका नंबर 2 से ग्रेटर है, तो आपका ये वाला कोड चल जाएगा, एल्स वाला। अब ऑटो एल्स चल रहा है, सेकंड एल्स, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है ना। ये जो आपकी पहली जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है, इसलिए आपका ऑटो ये सेकंड एल्स, यानी कि ये ऊपर वाला जो एल्स है ये चल जाएगा। अगर आप यानी कि ये इफ के अंदर ही तो ये कंडीशन एल्स लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये वाला एल्स चलना चाहिए, है ना। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ग्रेटर में, तो आपका ये वाला एल्स चलेगा, तो इसका ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जो जो भी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर आपकी ये कंडीशन यही सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आपका ये वाला कोड चलेगा, ये जो है यह ये वाला। ओके, तो देखते हैं इसको रन करा के कैसे रन होता है, फिर क्या है। एंटर टू इंटीजर, तो टू इंटीजर्स हम उनको देने हैं, तो 45 और इसमें दे दिया।
हाँ, मैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की हेल्प से रन करा के देख लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पर नेस्टेड इफ से भी ले सकते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट करके। मैंने अभी आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ही लिख दिया है, लेकिन यहाँ नेस्टेड इफ से पता नहीं क्यों नहीं वर्क करा। तो आप नेस्टेड इफ से भी लेके देख सकते हैं। मैंने आपके लिए उस नेस्टेड इफ से भी रन करा के दिखा दिया है कि नेस्टेड इफ से ऐसे रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम ले सकते हैं। देखो, इफ एल्स इफ से भी रन करा के देखा तो आपका वही रिजल्ट दे रहा था, वही रिजल्ट वो नेस्टेड इफ से दे रहा है ना। तो सेम ही है। क्लास का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको मन हो आप अपना नेम भी ले सकते हैं क्लास के नेम पर, लेकिन यहाँ पर आप वही लेंगे तो आपको बेनिफिट है कि आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम किसके लिए लिखा गया है। ओके, तो यहाँ नेस्टेड इफ लिया मैंने। ओके, तो अब आपने जो वैल्यू ली है वो 67 और 89। 67 क्या है, 89 से लेसर है, तो सबसे पहले कौन सा कोड चलेगा आपका, एल्स वाला। क्यों चलेगा एल्स वाला कोड, क्योंकि 67 लेसर है 89 से है, जबकि हम तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में ये इफ वाला कोड चला रहे थे, राइट। ओके, तो आपने क्या किया इस प्रोग्राम में, सिंपली ये जो मैसेज है, ये मैसेज आपने इस पे यहाँ प्रिंट करा दिया, एंटर। यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराया। क्यों प्रिंट कराया, क्योंकि आपको यूजफुल वैल्यू चाहिए थी, और ये जो वैल्यूज हैं वो इसकी हेल्प से कन्वर्ट डॉट इंट रीड लाइन की हेल्प से वैल्यूज जो है आपकी नंबर 1 में स्टोर कर देती है वैल्यू को, है ना। ये जो स्ट्रिंग आपने लिखी हुई है, ये जो भी आपने कोड लिखा हुआ है, इस कोड की हेल्प से आपको नंबर 1 में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही नंबर 2 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसी कोड से। मतलब कोई भी कोड आपको किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी हो, आपको कोड यही लिखना है। अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो सेम ही कोड है, आप कहीं भी यूज करें इस कोड को, यही कोड लिखा जाएगा, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप सी हैज में अगर आप इंटीजर टाइप वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, किसी भी वेरिएबल में, यानी कि इंटीजर टाइप की वेरिएबल होना चाहिए, तो उसमें आप अगर इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं तो आप यही वैल्यू लिखेंगे, यही कोड लिखेंगे। इससे आपकी वैल्यू जो भी है आप देंगे, यानी यूजर देगा, तो आपका सीधे उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आपके लिए कोई डिफरेंट कोड नहीं है कि आपको सी हैज में बार बार अलग अलग कोड लिखना हो, है ना। तो बस आपको यही कोड लिखना होता है। यहाँ पर आपको सिंपली इंटीजर देन वेरिएबल नेम और देन फिर ये कोड लिख देना होता है इनको लगा के, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, तो असाइन, ये जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो 89, तो आपकी सीधे नंबर 2 में जानी चाहिए। तो बस आपको यहाँ सी हैज में यही कोड लिखना होता है। आप बार बार देख रहे होंगे कि सिंपली एक ही कोड लिखा जा रहा है हर जगह पे, और वेरिएबल नेम जो है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जितने वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप वेरिएबल नेम ले सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। ओके, देन अब आप क्या करेंगे, ये आपके वैल्यूज यहाँ स्टोर हो गई। 67 अपनी नंबर 1 में, और 67 नंबर 1 में, और 89 अपनी नंबर 2 में। अब इन दोनों को कंपेयर कराया जाएगा, 67 और 89 को। 67 लेसर है, इसलिए आपका यही कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और यहाँ कंडीशन ये वाली चल जाएगी, एल्स वाली, और ये प्रिंट कर देगा मैसेज एल्स वाला जो भी है ना। अगर आप यहाँ पर से ग्रेटर या इक्वल में से कुछ लेते हैं तो अगर आपने ले ली 56 और 45, तो अब आपके पास क्या है, ग्रेटर वाला। क्यों है, क्योंकि आपकी ये जो कंडीशन है, देखो 56 जो है हमारा नंबर 1 में स्टोर हुआ, और 45 जो है नंबर 2 में स्टोर हुआ। अब 45 और 56, तो 45 हमारा नंबर 2 की वैल्यू है, 56 हमारी नंबर 1 की वैल्यू, तो 56 इज ग्रेटर देन टू 45, तो 45 से 56 ग्रेटर है, इसलिए जो वैल्यू है ग्रेटर वाली वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, एल्स में इस वाले में ग्रेटर वाला आ जाएगा।
है ना, इससे आ जाएगा, क्योंकि हमारी अब क्या इक्वल वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है ना, यहाँ पर एक और कंडीशन जो हमने दी है ये ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि 56 45 के इक्वल तो नहीं है ना। इक्वल होता तो ये कंडीशन ट्रू होती है, इसलिए हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ। और ये मैसेज तो ऑटो ही हमारा डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि लेसर तो हो ही नहीं सकता ना, ग्रेटर है तो लेसर, है ना। तो ये तो हुआ हमारा सी हैश का प्रोग्राम। ओके, तो ऐसे ही आपका इक्वल वाला चल जाएगा, अगर आप इक्वल वाला चलाएंगे तो इक्वल वाला भी ऐसे ही चल जाएगा। दो वैल्यू ले ली थी 67 और 67, तो आपका ये इक्वल वाला चल गया, है ना। तो ये आपका इक्वल वाला कैसे चला, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो डायरेक्टली आपका यहीं चल गया, तो बाकी की दो कंडीशन जो है वो ऑटो ही डिक्लाइन होती है। ओके, तो ये तो हो गया आपका सी एस का प्रोग्राम। अब देखते हैं जावा का प्रोग्राम। तो जावा के प्रोग्राम में क्या है, आपने स्कैनर फाइल ली, वही सेम कि स्कैनर क्यों ली आपने, जो लाइब्रेरी आपकी स्कैनर क्यों ली है आपने, क्योंकि आपको इनपुट आउटपुट पर वर्क करना था, तो इनपुट पर वर्क करना था बेसिकली, इसलिए स्कैनर ली थी। ओके, जो कि मैंने और भी उसमें बताया है। इसमें नेम हमने क्या लिया, क्लास नेम कंडीशनल ले लिया है। यहाँ पे भी आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट करके ले सकते थे, लेकिन क्लास नेम मैंने कंडीशनल ले लिया है। यहाँ पर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर ही सारा वर्क करते हैं इसलिए। अब एक मैसेज आपने, स्ट्रिंग मैसेज आपने यहाँ प्रिंट कराया, क्यों कराया, क्योंकि आपको जरूरत थी दो इंटीजर्स की, इसलिए आपने एक स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कराया, एंटर टू इंटीजर यूजर। ओके, अब जो भी यूजर वैल्यू स्टोर करेगा वो उन वैल्यूज को पहले स्कैनर से स्कैन करा जाएगा, सिस्टम डॉट इन स्कैनर वगैरह ये सब मैंने यूज करना आपको पिछली वीडियोस में बताया था, तो आप देख सकते हैं। ओके, नंबर 1 में माय ऑब्जेक्ट नेशन से जो भी वैल्यू आपने पहली वैल्यू स्टोर की है वो इसमें स्टोर तो दोनों ही वैल्यूज हो जाएंगी माय ऑब्जेक्ट में, तो उससे आप फेच करेंगे, नंबर 1 में वैल्यू डालेंगे ना पहली वैल्यू, और सेकंड वैल्यू आपकी नंबर 2 में जाएगी। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था अच्छे से, तो आप वहां से देख सकते हैं। नंबर 1 में अब आप कंडीशंस देखेंगे, नंबर 1 में जो वैल्यू स्टोर हुई और नंबर 2 में जो वैल्यू स्टोर हुई, तो मैं आपको सीधे रन करा के दिखा देती हूँ कैसे वैल्यूज स्टोर हो रही है। तो नंबर 1 में सबसे पहले आप वैल्यू देंगे 56 और नंबर 2 में आपने दी 67। ओके, तो 56 क्या लेसर है 67 से, क्यों है, वो तो होता ही है, तो क्यों है क्या मतलब है। अब ये रिजल्ट कैसे आया ये देखना है ना आपको। तो सबसे पहले आपका ये जो कंडीशन है, ये यहाँ से ये कंडीशन और ये कंडीशन ही आपकी ट्रू नहीं हो रही, तो फिर तो आपके पास यही रिजल्ट आना है ना, ये वाला, इसलिए आया। ओके, अब देखो एक डिफरेंस देखो इसमें, इनपुट आउटपुट का सेम डिफरेंस है इसमें। देखो सी हैज में तो करते हैं ना प्लस सेपरेट है, यहाँ भी प्लस सेपरेट है, बट सी हैज में आप कंसोल डॉट राइट लाइन से लिखते हैं, यहाँ पर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से लिख रहे हैं, है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट के लिए आपको, यानी आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी चीज प्रिंट करानी है, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करेंगे। और सी हैज में आप कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और सी प्लस प्लस में आप सी आउट का यूज करते हैं और एक्सेप्शन ऑपरेटर सेपरेशन देते हैं। लेकिन सी प्लस सी हैज और जावा में सेम सही है कि देखो प्लस सेपरेशन होता है, लेकिन जो जावा में जो इनपुट लेने का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कि सबसे पहले स्कैनर को यूज किया जाता है, देन फिर नंबर जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज माय ऑब्जेक्ट, सबसे पहले एक अलग से जो स्पेस क्रिएट किया जाता है मेमोरी में, उस स्पेस में ये वैल्यूज को स्टोर कराया जाता है दोनों को, फिर उस स्पेस से वैल्यूज को अपने वेरिएबल्स पे फेच किया जाता है। ये होता है हमारे जावा में वर्क, कि ये जो स्पेस क्रिएट किया गया हमारी वैल्यू में, मतलब हमारी मेमोरी में ये स्पेस क्रिएट किया गया, और देन फिर इस स्पेस से हमने वैल्यूज को फेच किया है इस कोड के हेल्प से, माय ऑब्जेक्ट डॉट नेस्ट के हेल्प से, है ना। दोनों ही वेरिएबल में एक ही कोड लिखा हुआ है, क्योंकि इस स्पेस पे वैल्यू स्टोर होगी ना हमारी दोनों वेरिएबल्स की, इसलिए सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज पहले हम इस स्पेस में लेते हैं, मतलब कि कोई भी एक स्पेस क्रिएट करेंगे और स्पेस में हम सारी वैल्यूज को लेंगे और उसके बाद में 1 बाय 1 फेच करते हैं इसमें, है ना। तो ये एक डिफरेंस था, और एक ये आउटपुट वाला डिफरेंस था कि कंसोल डॉट राइट लाइन हम सी हैज में यूज करते हैं, इसमें प्रिंट एलन यूज करते हैं, बाकी पूरा का पूरा सेम ही होता है इसमें जो भी है ना। तो सी हैज में और जावा में यही डिफरेंस है। ओके, चलिए और हम पाइथन का देख लेते हैं, बाकी वर्क तो पूरा ऐसा ही होता है। पाइथन में क्या है, कॉलन सेपरेटेड होता है ये, है ना। बाकी तो कॉलन सेपरेटेड होता है और प्रिंट, ये सब मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप अच्छे से वहां से देख सकते हैं। तो इंटीजर की जो वैल्यू है आप देंगे, क्यों देंगे, ये दो वैल्यूज आप मांगेगा आपसे, क्यों मांगेगा, क्योंकि आप दो
सबसे पहले नंबर 1 की वैल्यू मांग रहा है, तो नंबर 1 की वैल्यू आप क्या दे रहे हैं, 56 दे दिया आपने। अब वो मांगेगा सेकंड नंबर 2 की वैल्यू। देखो 2 बार एंटर टू इंटीजर आया, क्यों आया, क्योंकि ये आपका नंबर 1 का है एंटर टू इंटीजर, और ये आपका नंबर 2 का है एंटर टू इंटीजर। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 का मांगा उसने, तो आपने 56 दे दिया। तो यहाँ पर आपको 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको एंटर आ इंटीजर लिखना है, क्योंकि आप दोनों के लिए अलग अलग मांग रहे हैं। तो एंटर आ इंटीजर, यहाँ पर भी एंटर आ इंटीजर या एंटर एन उधर इंटीजर। ओके, एन उधर भी दे सकते हैं। ओके, तो अब देखो एंटर आ इंटीजर, तो आ इंटीजर में आपने दिया 67, ये क्या हुआ इसमें, आपने डबल 67 दे दिया है। तो एंटर आई इंटीजर में आपने दिया 67, और एंटर एनोदर इंटीजर में आप क्या देंगे, 34 दे दिया आपने। ठीक है, तो अब देखो 67 क्या ग्रेटर है 34 से, तो अब 67 34 से ग्रेटर, तो हमारी पहले ये कंडीशन ट्रू हो गई। उन सब में मैंने क्या किया था, लेसर वाला सबसे पहले लिया था, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल वाला लिया है। तो यहाँ पर अब आपकी क्या है, सबसे पहले ग्रेटर वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो सबसे पहले देखो आपकी ग्रेटर देन इक्वल ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। पहले आपने उन सब में देखा कि आपकी ये कंडीशन ही फॉल्स हो रही थी, सबसे पहले ये वाला प्रिंट करा के दिखा रही थी मैं, बाद में मैंने आपको ये प्रिंट करा के दिखाया, फिर ये करा के दिखाया, लेकिन यहाँ मैंने 20 वाला प्रिंट करा के दिखा दिया आपको कि सबसे पहले ग्रेटर वाला कंडीशन ट्रू करा दी, तो कंडीशन यानी ये वाली 20 वाली। ओके, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, इस कंडीशन को ट्रू होने के बाद में आपने चेक की ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो इसलिए आपको ये वाला मैसेज प्रिंट होके मिल गया। तो यहाँ पर पता है क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड है, यहाँ पर क्या है, कॉमा सेपरेटेड है, रिजल्ट देन कॉमा देन नंबर 1 देन नंबर 2 है ना, यहाँ पर स्पेस और ग्रेटर साइन जो भी है। तो यहाँ पर जो कोड लिखा गया है वो कॉमा सेपरेटेड है, और जो सी हैज में लिखा जाता है, जावा में लिखा जाता है प्लस सेपरेटेड होता है, कोड सेम ही होता है उन सब में, बस इतना अंतर होता है। बस उनमें इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन होता है सी हैज में, जावा में होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें होता है प्रिंट। ओके, और बाकी तो सब सेम ही होता है इन तीनों में। और ये जो है प्लस से सेपरेट किया जाता है, प्लस सेपरेशन होता है इन दोनों में, ये दोनों का सेम है, प्लस सेपरेशन होता है, लेकिन इसमें कॉमा सेपरेशन होता है। बस इतने ही डिफरेंस है। तो आप एक और एग्जांपल में आपको रन करा के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने दिया 76 और दूसरा हमने दे दिया 76, तो ये इक्वल वाला हो जाएगा। तो 76 इक्वल 76, तो 76 इक्वल 76, तो सबसे पहले 76 यहाँ पर चेक किया गया, यस ग्रेटर देन इक्वल में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब हमें इक्वल के लिए अलग मैसेज प्रिंट कराना था, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल इक्वल ले ली कंडीशन, तो यही कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, इसलिए हमें ये मैसेज प्रिंट होके मिल गया। अगर हमने जैसे हमने पिछला जो एग्जांपल लिया था ग्रेटर देन वाला, इसमें तो ग्रेटर देन वाला हमारा ये मैसेज प्रिंट हो रहा था, है ना। अब हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। ओके, एक लेसर वाला और देख लेते हैं एग्जांपल। तो एंटर इंटीजर 67 और 78। ओके, तो अब 67 लेसर है, तो अब यहीं पर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इसलिए हमारा ये वाला कंडीशन चल गई। ओके, यहाँ पर कंडीशंस जो है कॉलन सेपरेटेड दी जाती हैं। यहाँ देखो कंडीशन दी है, उसके बाद में जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो कॉलन सेपरेटेड लिखा जाता है। बाकी सब में आप कैसे लिख रहे थे स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख रहे थे ये कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड था, है ना, यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड था, है ना। ऐसे यहाँ पर आप लिख रहे थे तो कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड था। ये इसमें आपको ध्यान देना पड़ रहा था ओपन के साथ में क्लोज भी होना चाहिए, जैसे ये ओपन कर्ली ब्रेसेस है तो इसका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस ये वाला है ना। तो वही आपको ध्यान में रखना होता है कि भाई ओपन के साथ में क्लोज भी होना चाहिए। सी में, सी प्लस प्लस में, ऐसे सी हैज में भी है, देखो कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड ये है, ऐसे जावा में भी कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड होता है। लेकिन पाइथन में आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना है कि कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड नहीं है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में क्या ओपन क्लोज ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों बनाने होते हैं। लेकिन जब भी आप कहीं भी ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ओपन और क्लोज दोनों ही बनाने होते हैं। और आप जब यहाँ पर कॉलन सेपरेटेड है, जैसे यहाँ पर आपने प्रिंट में जो ब्रैकेट लगाया है स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ पर भी आपको ओपन और क्लोज दोनों ही लगाने हैं, है ना। जब भी प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में इन पांचों में, तो वो स्मॉल ब्रेसेस में लिखे जाता है पूरा। देखो इसमें भी स्मॉल ब्रेसेस है, इसमें भी स्मॉल ब्रेसेस है, इसमें भी स्मॉल ब्रेसेस है, लेकिन सी हैज में सिर्फ एक्सेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसी का एक्सेशन ऑपरेटर का सेपरेशन से ही लिखते हैं।
इसमें कोई स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, इसमें तो सिर्फ एक्सेशन ऑपरेटर सेपरेशन से होता है। सी में भी देखो स्मॉल ब्रैकेट में, यानी सी में और सी हैज में और जावा में ये सिमिलरिटी है कि आपको स्मॉल ब्रैकेट सेपरेशन से ही आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही आप अपना प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि सी, सी प्लस प्लस, सी हैज और जावा और पाइथन, इनमें क्या है कि आप स्मॉल ब्रैकेट सेपरेशन, स्मॉल ब्रैकेट में ही आप अपना प्रिंट फंक्शन लिखते हो। उसमें सी में प्रिंट एफ का यूज होता है, सी हैज में आपका कंसोल डॉट राइट लाइन, और जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें प्रिंट फंक्शन का। ओके, तो ये तो हो गए अपने वर्क, हो गया अपना, ये आपके सारे प्रोग्राम्स भी हो गए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको ये प्रोग्राम्स कैसे बनाने हैं, क्या वर्क करना है। इन सब में नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है, इफ एल्स इफ से नेस्टेड इफ कैसे डिफरेंट है, इफ एल्स इफ में आप जैसे वर्क कर रहे थे इसमें कैसे करना है, सी, सी प्लस प्लस, सी है जावा पाइथन में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज हैं, ये भी आपको आज समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें काफी कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज आपको बताई थी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सी, सी प्लस प्लस, सी है जावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखा जाता है, कैसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे नेस्टेड इफ का प्रोग्राम में सिंटैक्स यूज किया जाता है, कैसे वर्क करा जाता है नेस्टेड इफ की हेल्प से, कैसे नेस्टेड इफ का सिंटैक्स वर्क करता है, कैसे नेस्टेड इफ का प्रोग्राम वर्क करता है, कैसे नेस्टेड इफ का प्रोग्राम लिखा जाता है और कैसे रन कराया जाता है, और कैसे नेस्टेड इफ का जो प्रोग्राम है उसमें सिंटैक्स कैसे आउटपुट को जनरेट करता है, और भी बहुत कुछ आपने यहाँ पर सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज इन सब लैंग्वेजेस की देखी। और इसमें देखो आपको कितना बेनिफिट भी हुआ आपको कि आपने यहाँ पर सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज भी आपने इस प्रोग्राम की देखी आपने, है ना। तो इन सभी लैंग्वेज की सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज भी मैंने आपको बता दी यहाँ पर, तो आपको ये एक और बेनिफिट हो गया। इफ एल्स इफ का डिफरेंस साथ में आपको पता चल गया कि इफ एल्स इफ में और नेस्टेड इफ में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिससिमिलरिटीज है ना। तो आपको उसका भी सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज मिल गई, लैंग्वेजेस की भी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज मिल गई, लैंग्वेजेस की इनपुट आउटपुट से रिलेटेड और नेस्टेड इफ और इफ एल्स में जो भी है कंप्लीट सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज आपको मिल गई। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उनका भी बेनिफिट हो। आपका इतना सारा बेनिफिट करा दिया मैंने तो उनका भी तो बेनिफिट बनता है ना, तो आप उनको भी बेनिफिट कराएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कई सारी वीडियोस को पाने के लिए। इस कोर्स में आपको एक एक डिफरेंसेस, एक एक सिमिलरिटीज, एक एक डिससिमिलरिटीज इन लैंग्वेजेस से रिलेटेड, हर एक कोर्स से रिलेटेड आपको सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज देखने को मिलने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें for finding my latest videos. Okay, thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.